Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the रसिया-यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से है। कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में रसिया और यूएस के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा एक मीटिंग को कैरी आउट किया गया। मीटिंग कहाँ पे कंडक्ट हुआ है स्टूडेंट्स? मीटिंग कंडक्ट हुआ है अलास्का के वहाँ पे। अलास्का आप देखिए कभी रसिया के कंट्रोल के अंदर में हुआ करता था, प्रेजेंट समय में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वो स्टेट के रूप से एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, अलास्का जो मीटिंग है, अलास्का का जो समिट है, क्या उसका किसी तरीके से कोई आउटकम रहा? तो आप देखिए कि किसी भी आउटकम को जो एग्री है वो नहीं किया गया है उस समिट के। वहाँ पे कहा गया है कि कुछ डिफरेंसेज हैं, बोथ कंट्रीज़ के डिफरेंसेज हैं वहाँ पे एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में। क्या डिफरेंसेज हैं ये भी आप देखिए कि मीडिया डोमेन के अंदर में नहीं है। अर्लियर फेज के अंदर में जब कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में जब भी डिस्कशन हुआ था तो रसिया के द्वारा कहा गया था कि जो यूक्रेन के वो पार्ट हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के जो पार्ट हैं जो उनके कंट्रोल के अंदर में हैं, वो उन्हीं के द्वारा रखे जाएंगे। जहाँ पे फोर्सेज का प्रेजेंस है, प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर में उस कंट्री के कंट्रोल के अंदर में रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको इस तरीके से जो कन्फ्लिक्ट के अंदर में जो प्लेसेज हैं, यूक्रेन के जो प्लेसेज हैं जो काफ़ी बार न्यूज़ में होते हैं, जिनको कि रसिया के द्वारा अपने कंट्रोल में लिया गया है, क्या उनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? यूपीएससी ने प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में, यूपीएससी जो सिविल सर्विस का प्रीलिम्स है उसमें 2022 के समय लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं वो पूछे गए थे। और 23 एंड 24 के पेपर के अंदर में 2 टाइम्स ये क्वेश्चन है आपसे पूछे जा चुके हैं। आने वाले समय में भी हो सकता है, तो इसके बारे में आप ज़रूर से प्रिपेयर करना। एक बार हम लोकेशन को यहाँ पे देखते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये यूक्रेन है वो सिचुएटेड है। सपोज कीजिए ये यूक्रेन है। यूक्रेन के पार्ट के अंदर में आपको मिलेगा कि एक वहाँ पे पेनिनसुलर रीजन है जिसको कि हम क्रीमिया के नाम से जानते हैं। तो क्रीमियन जो पेनिनसुलर रीजन है, क्रीमियन पेनिनसुलर रीजन आप देखिए कि ब्लैक सी है उसको सेपरेट करता है किसके साथ में? सी ऑफ अजोव के साथ में। पर दो जो वाटर बॉडी हैं जिनको कनेक्ट करने वाला जो यहाँ पे चैनल जो हुआ करता है, जिसको हम ज्योग्राफी के अंदर में स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए कि जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव है, उनके बिटवीन पार्ट के अंदर में क्रीमिया है वो सिचुएटेड है, जिसको कि रसिया के द्वारा 2014 के समय अनेक्स है वो कर लिया गया था। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट है वो कौन सा है? स्ट्रेट आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में, ये आपका होमवर्क है। क्या ये जो स्ट्रेट है वो कर्च स्ट्रेट है या बोस्पोरस स्ट्रेट है? क्योंकि इस एरिया के अंदर में काफ़ी सारी जो वाटर चैनल हैं जो कनेक्ट करते हैं लार्जर वाटर बॉडी को, वो भी काफ़ी सारे एग्जिस्ट हैं, वो किया करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये यूक्रेन के बारे में था। यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे डोनेट्स्क का रीजन है, अदर जो सिटीज़ हैं जिनको कि अपने कंट्रोल के अंदर में लिया गया रसिया के द्वारा। तो यही एक डिफरेंसेज हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया आप देखिए कि कोई भी पीस का जो डिस्कशन है उसको वेलकम करेगा, क्योंकि हमारा कंट्री हमेशा से आप देखिए कि पीस का एक प्रमोटर रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के वहाँ पे, या किसी भी कंट्री के जो डिफरेंसेज हैं उसको रिजोल्व करने के लिए पीस और डिस्कशन डायलॉग है, इन सबको उन कंट्रीज़ के द्वारा प्रमोट है वो करना चाहिए। लास्ट टाइम हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, रसिया और यूक्रेन के विजिट के लिए गए थे, तो उस दौरान में भी आप देखिए उनके द्वारा यही कहा गया था कि जो प्रेजेंट एरा है वो वॉर का एरा नहीं है, वो डिस्कशन एंड डायलॉग का एरा है, जिससे कि ग्लोबल वे के अंदर में जो पीस है उसको इस्टेब्लिश है वो किया जा सके। रिसेंटली आप देखिए कि रसिया से इंडिया का जो ऑयल परचेज है, रसिया से इंडिया का ऑयल परचेज है वो क्यों है? बेसिकली स्टूडेंट्स, रसियन जो ऑयल है उसके ऊपर में आप देखिए कि डेट सैंक्शन है वो लगाए गए हैं। वहाँ पे रसिया है वो एक डिस्काउंट रेट के अंदर में ऑयल है उसको सेल कर रहा है। तो उस समय अपना हमारी कंट्री का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के पर्सपेक्टिव से हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट लीडर्स हैं, उनका ये डिसीजन है कि उनके द्वारा रसिया से कंटिन्यूस ऑयल का जो परचेज है वो किया जाए। अर्लियर फेज में कन्फ्लिक्ट से पहले हमारा जो ऑयल परचेज है वो काफ़ी कम था। अभी आप देखिए ऑयल परचेज का जो 40% एरिया है वो रसिया से हमारा हुआ करता है। और भी काफ़ी सारे हमारे रिलेशंस हैं, जैसे कि वहाँ पे जो रो डायमंड है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है माइनिंग प्रोसेस के थ्रू। और इंडिया के अंदर में जो सूरत का एरिया है वहाँ पे आपको जो माइनिंग का जो डायमंड का जो रो डायमंड है उसका पॉलिशिंग और कटिंग का जो वर्क है वो आपको मिलेगा।
गुजरात के अंदर ही आप देखिए कि एक रिफाइनरी है वो भी सिचुएटेड है, जहाँ पे रशियन कंपनी है उसका 49% उसके अंदर में स्टैक था। और उसे जब क्रूड ऑयल वहाँ पे आता है तो उसको रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू अदर मार्केट्स के अंदर में सेल है वो किया जाता था, जिसके ऊपर अभी यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा सैंक्शन है वो भी लगाया गया है। तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से था। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में हमने देखा, यूएस का जो स्टैंड है उसको हमने देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे अलास्का के बारे में मेंशन किया गया है आज के ही न्यूज़पेपर के अंदर में। लोकेशन आपको पता होना चाहिए अलास्का का। लोकेशन आप देखिए कि सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सिचुएटेड है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कौन सा कंट्री है? नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो कंट्री है वो है कनाडा है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो कंट्री है वो कौन सा है? कनाडा है। अब यहाँ पे जो कनाडा का जो वेस्टर्न पार्ट है, कनाडा का जो वेस्टर्न पार्ट है, ये जो रीजन है ये अलास्का का है। ये जो रीजन है वो कौन सा है? अलास्का का है। यहाँ से आप देखना कि इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो पास करता है। और आपको यहाँ पे एक जानकारी होना चाहिए, इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन के अंदर में आपको 2 बैंड हैं वो मिलेंगे। 2 आपको बैंड देखने के लिए मिलेंगे। बैंड क्यों किया गया इंटरनेशनल डेट लाइन, स्ट्रेट क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी टेरिटरी के अंदर में, किसी भी कंट्री के अंदर में 2 डेट हैं वो ना ऑब्जर्व हों एक दिन के अंदर में। तो इस वजह से आप देखिए कि इसको किसी भी तरीके से जो लैंड एरिया है उससे पास है वो नहीं किया गया। जैसा वहाँ पे लैंड का एक्सटेंशन है उसके अकॉर्डिंग में इसको जो बैंड है वो किया गया है। तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है जहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन के अंदर में बैंड हुआ करता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? सी वर्ड पेनिनसुला। किसके नाम से स्टूडेंट? सी वर्ड पेनिनसुला। सी वर्ड पेनिनसुला। पेनिनसुला तो आपको पता होगा, जो ज्योग्राफी का एक बेसिक टर्म है कि ऐसा एरिया जो 3 साइड से आप देखिए कि डेट वाटर से उस वाटर के साथ में सराउंडिंग हो। फिर अगर हम बात करें सदर्न पार्ट का जो एरिया है, ये जो सदर्न पार्ट का एरिया है यहाँ पे कुछ आइलैंड्स का भी एक्सटेंशन हुआ करता है, जिनको कि हम अलूशियन आइलैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? अलूशियन आइलैंड हैं। अलूशियन आइलैंड्स के अंदर में कुछ ऐसे भी आइलैंड हैं जिनको कि रसिया अपने कंट्रोल के अंदर में, अपने क्लेम के अंदर में कंसीडर है वो किया करता है। यहाँ पे जो आप देखिए कि जो कुछ आइलैंड्स हैं जिनको कि डिफरेंट नेम के थ्रू जाना जाता है। अलेक्जेंडर आर्कीपिलागो के नाम से हम जानते हैं। अलेक्जेंडर आर्कीपिलागो है जो कि बेसिकली यहाँ पे अलास्का के ही कंट्रोल के अंदर में है। अलास्का के ही कंट्रोल के अंदर में है, बट आपको वहाँ पे एक लार्जर आइलैंड मिलेगा जो कि कनाडा का पार्ट है। एक लार्जर आइलैंड है जो कि वहाँ पे कनाडा का पार्ट है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो यहाँ पे हमने अलेक्जेंडर आर्कीपिलागो के बारे में देखा, ये वोल्केनिक आइलैंड्स हैं वो हुआ करते हैं। अलूशियन आइलैंड है ये सदर्न का पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है सीवर्ड पेनिनसुला है। क्या कोई यहाँ से रिवर है वो भी पास करती है? यस स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट रिवर है जिसको कि हम यूकोन रिवर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? यूकोन रिवर। यूकोन रिवर। कनाडा के अंदर में कोई फेमस वहाँ से रिवर हो? आप देखिए कि स्लेव रिवर है, स्लेव जो रिवर है वो वहाँ से पास करती है। ग्रेट स्लेव लेक भी है वहाँ पे, ग्रेट बियर लेक भी सिचुएटेड है, और काफ़ी कुछ फेमस जो रिवर्स हैं वो भी सिचुएटेड हैं। तो ये हमने देखा। अब आपको यहाँ पे एक जानकारी और होना चाहिए, एक जानकारी ये होना चाहिए कि जो कनाडा और अलास्का का जो बॉर्डर एरिया है उसको सेपरेट करने वाला जो यहाँ पे जो लॉन्जिट्यूड है जो कि एक बाउंड्री क्रिएट करता है, वो किस नेम से है? 141 वेस्टर्न लॉन्जिट्यूड है, जो बेसिकली आप देखिए कि बाउंड्री है उसको ये क्रिएट करता है। अब अलास्का को कब परचेज किया गया? यूएस के द्वारा। 1867 का समय है जब अलास्का को परचेज किया जाता है। और हम यूएस के बारे में जब रीड करते हैं तो 1775 का वो समय है जब 13 कॉलोनी बन के एक नेशन है उसको क्रिएट करते हैं। तो क्या उस समय आप देखिए कि इसको एज ए स्टेट के रूप से ऐड कर लिया गया था? स्टेट के रूप से जब ऐड होता है अलास्का, वो है 1959 के समय में। और उसी समय आप देखिए कि हवाई है उसको भी ऐड किया गया था। ये 2 न्यू स्टेट्स वो एग्जिस्टेंस में आते हैं, और उसी के साथ में यूएस में 50 स्टेट हैं वो उसका पार्ट बनते हैं। कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि मेजरली जो डिस्टेंस है रसिया के साथ में यहाँ पे वो 80 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। पर कुछ ऐसे आइलैंड्स जो हमने देखा अलूशियन के पार्ट हैं जिनको कि
रूस अपने कंट्रोल में कंसिडर किया करता है, वहाँ से जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है अलास्का का, अलास्का जो आइलैंड है उसका। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था अलास्का के बारे में, ऐसा आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर में ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सीवर्ड पेनिनसुला मेंशन कर दिया जाएगा, अलूशियन आइलैंड को मेंशन कर दिया जाएगा, वो कहाँ पे सिचुएटेड है। और यूक्रेन के जो ईस्टर्न पार्ट हैं जहाँ पे रूस अपने कंट्रोल के अंदर में रखना चाहता है, उन पार्ट्स को भी आप कवर कीजिए। यूपीएससी ऑलरेडी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गवर्नर का जो असेंट है उसके बारे में है। असेंट क्या होता है, आप देखिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बिल को पास किया गया, गवर्नर को वो बिल है वो सेंड किया जाता है। गवर्नर अपना जो असेंट है, असेंट जब तक उस बिल को ग्रांट नहीं करेंगे, बिल जो है वो लॉ के रूप से या एक्ट के रूप से एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। तो असेंट का वो पावर है। गवर्नर के पास में एक प्रोसेस ये भी होता है कि वो प्रेसिडेंट को जो रेफर हैं वो कर दें। काफ़ी ऐसे जो स्टेट्स के अंदर में डिफरेंसेस सामने आए थे, सेंटर स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आने लगा गवर्नर की पोस्ट की वजह से। स्टेट्स के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए कि यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनके जो पास किए हुए बिल हैं उसके रिगार्डिंग में अपना जो असेंट है उसको नहीं ग्रांट करते हैं। अब ये तो बेसिक प्रोसेस हुआ। स्टेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पहुँचते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में काफ़ी दिनों तक ये केस है वो चलता है। बाद में एक 2 जज बेंच है। आप देखिए कि वैसे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का कोई भी मैटर है उसको मिनिमम 5 जजेस का जो बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। यहाँ पे 2 जज बेंच के द्वारा ही जो डिसीजन है वो दे दिया गया। डिसीजन के अंदर में बताया गया, एक टाइमलाइन फ्रेमवर्क बता दिया गया कि एक टाइमलाइन फ्रेमवर्क के अंदर में गवर्नर को अपना असेंट देना होगा। अगर अपना असेंट नहीं देते हैं तो उनको उनका जो डीम्ड कैटेगरी के अंदर में उस असेंट है उसको पास है वो मान लिया जाएगा कि वो बिल को उनको असेंट है वो ग्रांट कर दिया गया। वो बिल हैं जो डीम्ड कैटेगरी के रूप से पास हैं वो हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है, एक तो डीम्ड कैटेगरी जो आर्टिकल 142 के थ्रू आप देखिए कि उसको वायलेट करता है। 142 के अंदर में किसी भी तरीके से डीम्ड कैटेगरी के बारे में नहीं मेंशन है। 142 हमारा जो सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल के अंदर में वो आर्टिकल है जिसमें लार्जर डोमेन को कंसीडर करते हुए अपना जो जजमेंट है वो यहाँ पे डिलीवर किया करते हैं। आर्टिकल 141 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है जो सभी स्टेट्स के ऊपर में, सभी जो हमारा जो टेरिटरी है कंट्री का उसके ऊपर में अप्लाई है वो रहेगा। अब आप देखिए कि फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट हैं, क्या प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, गवर्नर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्या उनको इस तरीके से कोर्ट के थ्रू एक जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू जो डिस्क्रिशन है, जो उनका डिस्क्रिशन है उसके रिगार्डिंग में सवाल किए जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कोर्ट को रेफ़र किया, सॉरी प्रेसिडेंट ने कोर्ट को रेफ़र किया है कि आप अपना जो इस प्रोसेस के बारे में आप अपना जो ओपिनियन है वो यहाँ पे दीजिए। जो भी इस केस के पार्टीज हैं उनको भी अपने ओपिनियन सबमिट करने के लिए कहा गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कोर्ट के अंदर में, जो हमारे आप देखिए कि जो लीगल सेक्टर के जो हेड होते हैं उनके द्वारा अब यहाँ पे एक सबमिट किया गया है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नर है, गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एज ए एलियन या फॉरेनर के रूप से नहीं कंसीडर किया जा सकता। उनके ऊपर में कोई टाइमलाइन है उसको नहीं इम्पोज किया जा सकता। जो उनका डिस्क्रिशन है उसको ये वायलेट करता हो, डिस्क्रिशन को आप देखिए कि रोकता हो। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, अब आपको क्या जानकारी होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस है वो क्या है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में आर्टिकल 143 के अंदर में मेंशन है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास में पावर है किसी भी जजमेंट के रिगार्डिंग में, किसी भी सोशल मैटर के बारे में अपना जो ओपिनियन है वो डिलीवर किया जाए। अर्लियर फेज के अंदर भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपने ओपिनियन मांगे गए हैं। आर्टिकल 143 के थ्रू आप देखिए कि अर्लियर फेज में भी ओपिनियन है वो मांगे गए हैं। क्या कोर्ट के पास में कंपलसरी है कि वो अपना ओपिनियन डिलीवर करें? कोर्ट आप देखिए कि कोर्ट के पास में किसी तरीके का कंपलसरी प्रोसेस नहीं है। जब अयोध्या केस के बारे में, जो बाबरी मस्जिद का जो केस है उसके बारे में एक ओपिनियन मांगा गया तो कोर्ट के द्वारा अपना ओपिनियन है वो नहीं दिया गया था इसी रेफरेंस के थ्रू में। क्या जो अगर ओपिनियन डिलीवर कर दिया जाता है तो क्या वो बाइंडिंग रहेगा? आप देखिए कि वो भी बाइंडिंग है वो नहीं हुआ करता है। तो एक प्रेसिडेंशियल एक ओपिनियन है वो मांगा गया है आर्टिकल 143 के थ्रू। क्या इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आप
डिक्टेट कर सकते हो एक जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू, जो टाइमलाइन बता सकते हो कि जब आपको डिसीजन है वो लेना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तमिलनाडु के ही पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा पीएम सर को लेटर है वो लिखा गया है कि यूएस के द्वारा जो टैरिफ है उसको इंक्रीज किया गया, 50% टैरिफ कर दिया गया है इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में। एक्सपोर्ट प्रमोशन जो मिशन है वो हमारी गवर्नमेंट चला रही है एमएसएमई सेक्टर के रिगार्डिंग में, कि उनको नए डोमेन नए एरियाज के अंदर में जो कंपटीशन है उसको वो टैकल कर सके, उनको सपोर्ट भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का जो राइटिंग है जो लेटर है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि तमिलनाडु से काफ़ी सारा एक्सपोर्ट है वो हुआ करता है, 28% एक्सपोर्ट को वो बताते हैं कि जो टोटल एक्सपोर्ट है कंट्री का वो 28% है जो तमिलनाडु से है। यूएस के लिए जो प्रोडक्ट्स जाया करते थे, चाहे वो टेक्सटाइल के सेक्टर हो, ज्वेलरी का सेक्टर हो, लेदर का सेक्टर हो, तो उसको रिलीफ पैकेज है, जो रिलीफ पैकेज है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो सके। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि ये तो एक बेसिक डिमांड है, जिन स्टेट से मेजरली एक्सपोर्ट हुआ करता है उनका ये डिमांड है यहाँ पे। अब एग्ज़ाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो आप देखिए कि आप जब जीएस पेपर 1 के अंदर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे जहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में मेंशन होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले हमने 15 अगस्त का जो हमारे पीएम सर का एड्रेस था उसमें हमने रीड किया था कि उन्होंने फर्टिलाइजर्स का जो अदर कंट्रीज़ का जो इंपोर्ट है उसके ऊपर हमारा डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना चाहिए। तो एग्ज़ाम के अंदर में आपसे सवाल हो सकते हैं, इंडिया के अंदर में फर्टिलाइज़र प्लांट कहाँ पे सिचुएटेड हैं, क्या उसके रीजन हैं। तो अब आप देखिए कि तमिलनाडु के बारे में यहाँ पे मेंशन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के अंदर में कौन कौन सा, एक तो मेजरली जो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। तो स्टूडेंट्स ऑटोमोबाइल के सेक्टर के बारे में अगर हम रीड करें तो कोयम्बटूर का जो एरिया है, कोयम्बटूर, वहाँ पे काफ़ी सारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं वो सिचुएटेड हैं। स्पेशली जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग है उनका वहाँ पे काफ़ी लार्जर लेवल के ऊपर में आप देखिए कि उनका डोमेन है। डिंडीगुल का एक एरिया है, दिंदीगुल है, जो कि लोक के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दिंदीगुल है जो किसके लिए फेमस है, लोक के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। थुथुनकोडी है जो कि सोल्ट के लिए, जिसको हम सोल्ट कैपिटल भी उसको सोल्ट सिटी उसको कंसिडर किया करते हैं। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छे इंडस्ट्रीज हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट है तमिलनाडु के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के पर्सपेक्टिव से है इलेक्शन, और यहाँ पे अभी हमने टेक्सटाइल के बारे में रीड किया कि जो टेक्सटाइल का जो सेक्टर है उसको भी इम्पैक्ट हुआ है। अर्लियर फेज के अंदर में जब टेक्सटाइल का जो मिल्स लगाई जाती थी तो वेदर कंडीशन का भी एक रोल था कि ह्यूमिड वेदर कंडीशन है वो होना चाहिए। और आप देखिए कि जहाँ पे ब्लैक सी का जो जो ब्लैक सोइल है उसका मेजरली जो प्रोडक्शन हुआ करता है, कहाँ पे, गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे ही टेक्सटाइल मिल्स हैं, उनका जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं वो सिचुएटेड हुआ करती थी। बट अब समय के साथ में ऑटोमेटिक जो न्यू मशीनरी एग्जिस्टेंस में आई हैं, जब वेदर कंडीशंस का यहाँ पे एक क्राइटेरिया नहीं कंसिडर होता है, काफ़ी सारे नए जो टेक्सटाइल सेंटर हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी आप देखिए कि इमर्ज हुए हैं। जैसे पानीपत है, पानीपत कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर में। पंजाब के अंदर में जलंधर और लुधियाना का एरिया है जो टेक्सटाइल के अंदर में काफ़ी अच्छा उनका जो आप देखिए डोमेन है वो इंक्रीज हुआ है। फिर आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कहा गया कि एक वोटर लिस्ट के अंदर में जो भी डिफरेंसेज होते हैं, जो भी कंसर्न होते हैं, उनका एक टाइम पीरियड हुआ करता है। उस समय पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना जो ग्रीवेंस है उसको रेज है वो करना चाहिए। तो ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन का था यहाँ पे। फिर आप देखिए कि चाइना के पर्सपेक्टिव से है, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बाउंड्री टॉक्स के लिए इंडिया के लिए आने वाले हैं। चाइना के साथ में हमारे कंट्री का जो बाउंड्री एरिया है वो कितना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पे कुछ प्लेसेज हैं जिसमें मेजरली हमारा डिफरेंस है कितना है स्टूडेंट्स। इंडिया और चाइना का बॉर्डर एरिया 3400 कितना किलोमीटर है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्योंकि आप देखिए कि एग्जैक्टली अगर आपको पता होगा तो आप अपने आंसर के अंदर में लिख सकोगे। इंडिया चाइना के कोई क्वेश्चन आता है आप बता दोगे कि 3488 किलोमीटर है या 68 किलोमीटर है। वैसे आपको एग्जैक्ट जो लेंथ है वो स्पेशली हमारे जो नाइबर कंट्री हैं उनके साथ में तो आपको होना ही चाहिए। जैसे अभी हमने रसिया और
यूएस एंड कनाडा के बारे में देखा, और वहाँ पे आप देखिए कि फिर अलास्का का भी रीजन है जो भी बाउंड्री क्रिएट करता है। यूपीएससी ने अभी कुछ 1-2 पेपर पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन से कंट्रीज के बिटवीन में बाउंड्री जो है वो लार्जेस्ट है। तो आप देखिए कि यूएस एंड कनाडा उसका एग्जाम्पल है, जिन जो बाउंड्री है वो आपको वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंथ का देखने के लिए मिलेगा। हमारा जो चाइना के साथ में जो बॉर्डर डिफरेंस है, एक तो प्रॉपर बॉर्डर का डिमार्केशन नहीं है। डिमार्केशन एक वन ऑफ द इशू है कि प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पे जो डिफरेंसेस सामने आए थे, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे चाइना के द्वारा अपने एग्रेशन को कैरी आउट करने का कोशिश किया गया था, इंडियन फोर्सेज उसको डिफेंड किए थे, और गलवान वैली के अंदर में जो फिर क्लैश है वो वहाँ पे होता है। तभी उन्हीं को रिजोल्व किया जाए, फिर से रिलेशंस वो बूस्ट हो सके बोथ कंट्रीज के, क्योंकि बोथ कंट्रीज आप देखिए कि एक इम्पोर्टेंट है अपने इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट न्यूज है आईटी एक्ट के रिगार्डिंग में। इनकम टैक्स एक्ट है जिसको कि लोकसभा के अंदर में प्रपोज है वो किया गया, पास है वो किया गया है अभी मानसून सेशन के दौरान में। तो अर्लियर फेज का हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कब का हुआ करता था? अर्लियर फेज का जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 का हुआ करता था। क्यों उसको अमेंड करने का ज़रूरत पड़ा? एक तो आप देखिए कि स्टूडेंट समय के साथ में, डिमांड के समय के साथ में इसको काफ़ी बार ऑलरेडी अमेंड है वो कर लिया गया, काफ़ी बार इसको अमेंड कर लिया गया, काफ़ी बार इसके अंदर में जो नए डोमेन्स हैं, जो न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी ऐड है वो किया गया है। तो अब ज़रूरत है कि एक नया कानून है उसको एग्जिस्टेंस में लाया जाए। एक बिल भी पास किया गया था जिसको विड्रॉल भी किया है गवर्नमेंट ने। तो स्टूडेंट्स अब नया जो कानून एग्जिस्टेंस में आया है उसके अंदर में नए जो एरियाज हैं, आप देखिए कि जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं उनको यहाँ पे रिड्यूस किया गया, नंबर ऑफ जो यहाँ पे आईटी एक्ट के जो सेक्शंस हैं उनको यहाँ पे रिड्यूस वो किया गया है। क्या कुछ किसी भी तरीके का कंसर्न नहीं है? यहाँ पे कंसर्न है। आप इलेक्ट्रॉनिक जो डोमेन को ऐड किया गया कि जो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स हैं जब अपने सीज के दौरान में, सर्च के दौरान में, वो बेसिकली आप देखिए कि उनको इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी का एक वायलेशन यहाँ पे क्रिएट होता है कि अपने इनकम टैक्स जो सर्च के दौरान में आईटी ऑफिशियल्स के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो पासवर्ड्स हैं वो भी लिए जा सकते हैं, उसका यूज किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ कंसर्न है उनको यहाँ पे रेज भी किया गया है। तो बेसिकली आप देखिए कि ये यहाँ पे आईटी एक्ट के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से हैं, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स जो रशियन पॉलिटिकल लीडर हैं, यूएस के लीडर हैं, और यहाँ पे जो यूक्रेन के लीडर्स हैं उनका मीटिंग हो आने वाले समय के अंदर में। और अभी यूरोपियन लीडर्स का भी एक रोल था कि यूक्रेन को कंसीडर है वो किया जाए जब भी यहाँ पे डिस्कशन हो। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें रसिया के बारे में है, उन्होंने ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन के वहाँ पे। मिलिट्री के द्वारा आप देखिए कि एयर स्ट्राइक है वो किया गया है म्यांमार के अंदर में, जहाँ पे इमरजेंसी जो था उसको अभी इमरजेंसी को बेसिकली आप देखिए कि विड्रॉल है वो किया गया था। और फिर गाजा स्ट्रिप के बारे में है, वहाँ पे भी जो कन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। अनटिल देर इज ए डील, आप समझिए कि कोई भी डील है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से। और ताइवान के बारे में यूएस के लीडर का क्लेम है कि ताइवान को जब तक कंट्रोल में नहीं लिया जाएगा, जब तक वो पावर के अंदर में है। पाकिस्तान के अंदर में मानसून का रेन हुआ है, कोई लोकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। और फिर आप देखिए कि जो डेनिस जो यहाँ पे पीएम है उनके द्वारा कहा गया कि नेतन्याहू जो हैं, जो इजरायली पॉलिटिकल लीडर हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, कैसे उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कैरी आउट किया है गाजा स्ट्रिप के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जो कश्मीर का जो एलिमेंट है, जो कश्मीर के जो बादाम हैं उनके बारे में है कि आप देखिए कि कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पे बादाम हैं उनको उगाया जाता है, पेड़ के वो लगते हैं, लोग उसको फिर कलेक्ट करते हैं। आप देखिए कि कलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है, उनको ड्राई है वो किया जाता है, धूप के अंदर में इनको ड्राई किया जाएगा, और फिर इस तरीके से जो लेबर इंटेंसिव वर्क के थ्रू ये जो एक्सट्रैक्शन है वो हुआ करते हैं। तो क्यों कश्मीर के अंदर में एलिमेंट का जो प्रोडक्शन है वो हुआ करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए आपको यहाँ पे चाहिए क्लाइमेटिक कंडीशन। तो मॉडरेट जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, मॉडरेट जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। फर्टाइल वहाँ का सोइल है, जो सोइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, फर्टाइल सोइल है। अबेंडेंट वाटर का वहाँ पे प्रेजेंस है, अबेंडेंट वाटर का प्रेजेंस है। तो ये 3 एरियाज हैं जो एक
आइडियल कंडीशन है उसको यहाँ पे डेवलप करते हैं एलमंड के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कश्मीरी जो एलमंड होता है, कश्मीरी जो बादाम होता है, वो स्मॉलर होता है साइज के अंदर में। जो साइज अगर हम कंपेयर करें बाहर से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसके कंपैरिजन के अंदर में स्मॉलर हुआ करता है, बट उसका जो टेस्ट जो होता है, जो फ्लेवर जो है वो आपको स्वीट टेस्ट आपको मिलेगा, स्वीट उसका टेस्ट होता है। ऑयल का जो कंटेंट है वो हाई ऑयल कंटेंट होता है, ऑयल कंटेंट हाई है, हाई ऑयल कंटेंट हुआ करता है। और लेबर इंटेंसिव ये वर्क प्रोसेस है जो कि कश्मीर के अंदर में लोग रूरल एरियाज के अंदर में कैरी आउट करते हैं। तो कश्मीर में कहाँ पे ये हुआ करता है, अनंतनाग का एरिया है, पुलवामा का एरिया है, जो बडगाम का एरिया है, वहाँ पे ये एलमंड है उसका बेसिकली आप देखिए किस तरीके से उसको रूरल एरियाज के अंदर में जो वर्क है वो किया जाता है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड था। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो न्यूज़ आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए और कंटिन्यूस अपना जो पढ़ाई है उसको कैरी आउट कीजिए, क्योंकि आप देखिए स्टूडेंट पढ़ोगे जब ही आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनना है, तो कंटिन्यूस रिवीजन एंड रिवीजन को आप कैरी आउट कीजिए। थैंक यू।